तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। ये सुभाष चंद्र बोस का वो ऐलान था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी अध्याय की शुरुआत कर दी थी। नमस्कार। आज हम भारत की आज़ादी की कहानी के उन दो बहुत ही अहम और सशस्त्र पड़ावों पर बात करेंगे। वो दो घटनाएं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों पर कह सकते हैं कि आखिरी और सबसे गहरी चोट की। हम बात करेंगे नेताजी की आज़ाद हिंद फौज की और 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की। ये वो मोड़ थे जिन्होंने ये साफ कर दिया था कि अब भारत पर ब्रिटिश राज के दिन गिने चुने ही रह गए हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे नेता से जिनकी सोच और जिनका रास्ता बाकी सबसे थोड़ा अलग था। सुभाष चंद्र बोस। उनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ अहिंसक तरीकों से नहीं मिलने वाली। जहां एक तरफ कांग्रेस और महात्मा गांधी का रास्ता था, वहीं बोस का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका सीधा सा सिद्धांत था, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। और इसी सोच के साथ एक सशस्त्र संघर्ष के जरिए वो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 1939 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो बोस ने इसे भारत की आज़ादी के लिए एक सुनहरे मौके की तरह देखा। 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की पहली नींव तो रख दी थी, लेकिन असली जान इसमें आई 4 जुलाई 1943 को, जब सिंगापुर में नेताजी ने खुद इसकी कमान अपने हाथों में ली। और कमाल की बात यह है कि कुछ ही महीनों के अंदर 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद की एक अस्थायी सरकार तक बना डाली, जिसे उस वक्त दुनिया के 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। तो अब आज़ाद हिंद फौज सिर्फ एक सपना नहीं थी, ये एक असल जीती जागती सेना थी। एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री फोर्स जिसका बस एक ही मकसद था, दिल्ली चलो। और ये फौज किसके खिलाफ लड़ रही थी? ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। जरा इन दोनों के बीच का फर्क समझिए, यही पूरी कहानी साफ कर देगा। एक तरफ थी आज़ाद हिंद फौज, जिसका मकसद था भारत को आज़ाद कराना, जिसकी वफादारी अपनी बनाई हुई आज़ाद हिंद सरकार के लिए थी, और नारा था दिल्ली चलो। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जिसका मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य को बचाना, और वफादारी थी ब्रिटिश ताज के लिए। ये मकसद और वफादारी की सीधी टक्कर। तो अपने दिल्ली चलो के नारे को सच करने के लिए आईएनए जापानी सेना के साथ भारत की तरफ बढ़ चली, और वे वाकई भारत की जमीन तक पहुंचे, कोहिमा तक, और वहां पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर भी कब्जा किया और उन्हें नया नाम दिया, शहीद और स्वराज। सोचिए, ये सिर्फ मिलिट्री जीत नहीं थी, ये आज़ादी के, भारत की अपनी संप्रभुता के कितने बड़े सिंबल थे। लेकिन किस्मत ने पलटी मारी। 1945 में वर्ल्ड वॉर II में जापान हार गया, और इसके साथ ही सारे समीकरण बदल गए। बिना सपोर्ट और रिसोर्सेस के आईएनए को सरेंडर करना पड़ा। हजारों सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैदाने जंग में तो आईएनए का सफर यहां खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी का सबसे असरदार, सबसे धमाकेदार हिस्सा तो अब शुरू होना बाकी था। कैसे? देखिए, आईएनए की हार ने एक नई ही क्रांति की आग जला दी। जब दिल्ली के लाल किले में आईएनए के सिपाहियों पर देशद्रोह का मुकदमा चला, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। राष्ट्रवाद की एक ऐसी जबरदस्त लहर उठी जिसकी गर्मी और जिसकी चिंगारी रॉयल इंडियन नेवी तक जा पहुंची, और यहीं से नींव पड़ी 1946 के उस ऐतिहासिक नौसेना विद्रोह की। अब ये जो नेवी का विद्रोह था, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ था। ये कोई अचानक भड़की चिंगारी नहीं थी, बल्कि ये तो उन कई वजहों का नतीजा था जो सालों से भारतीय नाविकों के मन में सुलग रही थीं। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि वो वजहें क्या थी। तो इस विद्रोह की जड़ में क्या था? अगर हम वजहों को देखें तो सबसे पहली और सबसे ताज़ा वजह थी आईएनए से मिली प्रेरणा। नाविक जोर जोर से आईएनए के सिपाहियों की रिहाई की मांग कर रहे थे, लेकिन ये तो सिर्फ ऊपरी सतह थी। इसके नीचे जो असल वजहें थी वो थीं अंग्रेज अफसरों का बर्ताव, मतलब कि नस्लीय भेदभाव। उन्हें बहुत खराब खाना दिया जाता था, और सबसे बड़ी बात, भारतीय और अंग्रेज नाविकों की सैलरी और सुविधाओं में जमीन आसमान का फर्क था। इन सब चीजों ने मिलकर एक विस्फोटक माहौल तैयार कर दिया था। और ये विद्रोह कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 20,000। 20,000 से ज्यादा भारतीय नाविक कराची से लेकर बॉम्बे और कलकत्ता तक 78 जहाज़ों पर 20 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ बगावत पर उतर आए। ये ब्रिटिश हुकूमत की मिलिट्री पावर को एक सीधी खुली चुनौती थी।
इस एक विद्रोह ने सही मायनों में ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर तक हिला दिया था। तो अब सवाल यह है कि इसका असर क्या हुआ। चलिए इसके शॉर्ट टर्म नतीजों से आगे बढ़कर इसके उस गहरे, उस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझते हैं जिसने वाकई इतिहास का रुख मोड़ दिया। अच्छा, अगर मिलिट्री के नज़रिए से देखें तो इस विद्रोह को कुछ ही दिनों में दबा दिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बड़े नेताओं ने दखल दिया और उनके कहने पर नाविकों ने 23 फरवरी 1946 को सरेंडर कर दिया। तो पहली नज़र में ये एक फेलियर लग सकता है ना? लेकिन सच तो ये है कि यही घटना ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। वो आखिरी कील कैसे? क्योंकि भले ही नाविकों ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन इस विद्रोह ने एक बात आईने की तरह साफ कर दी। वो ये कि ब्रिटिश साम्राज्य जिस एक चीज पर सबसे ज्यादा टिका था, यानी भारतीय सैनिकों की वफादारी, वो अब खत्म हो चुकी थी। अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि अब वो उन हिंदुस्तानी सिपाहियों पर भरोसा नहीं कर सकते जिनके दम पर वो इतने सालों से भारत पर राज कर रहे थे। देखिए, भारत में ब्रिटिश राज के मोटे तौर पर 3 पिलर थे। एक था उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा था इकोनॉमिक कंट्रोल और तीसरा जो सबसे मजबूत पिलर था वो था मिलिट्री लॉयल्टी। इस नौसेना विद्रोह ने इसी तीसरे और सबसे मजबूत पिलर को जड़ से उखाड़ फेंका। और जब आपकी सेना ही आपके साथ ना हो तो कोई भी साम्राज्य ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। ये तो नामुमकिन है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन दोनों घटनाओं की, यानी आईएनए और नेवी विद्रोह की विरासत क्या है? इनका महत्व क्या है? इन्होंने सिर्फ आज़ादी मिलने की रफ्तार को ही तेज नहीं किया, बल्कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी को एक नया नजरिया, एक नई परिभाषा दी। चलिए दोनों के असर को एक साथ रखकर देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज ने खासकर अपने ट्रायल्स के जरिए पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक ऐसी आग जलाई जो पहले कभी नहीं देखी गई। उसने सशस्त्र संघर्ष की एक ऐसी कहानी लिखी जो अमर हो गई। वहीं दूसरी तरफ नौसेना विद्रोह ने अंग्रेजों के कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया और इसने सीधे सीधे भारत से उनकी विदाई का रास्ता साफ कर दिया। और यहां एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये दोनों आंदोलन सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई नहीं थे, इनके अंदर एक नए भारत का सपना भी था। एक ऐसा भारत जो समावेशी हो, जहां बराबरी हो, जहां धर्म या जाति के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। बिल्कुल वैसा ही जैसा आईएनए में और विद्रोही नाविकों के बीच देखने को मिला था, जहां सब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, एक फौज और एक विद्रोह की ये कहानी भारत की आज़ादी के आखिरी चैप्टर को किस तरह से देखती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो अहिंसक आंदोलन की कहानी पढ़ते आए हैं, उसके साथ साथ इस सशस्त्र संघर्ष का योगदान आज़ादी हासिल करने में कितना और कैसा रहा होगा।